सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है समास। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं समास के विषय में कि समास क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं भाषा के अंतर्गत। पाठ 7 समास। देखिए, पढ़िए और समझिए। 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि। रसोई के लिए घर, रसोई घर। उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सप्तऋषि और रसोई घर क्रमशः 7 ऋषियों का समूह और रसोई के लिए घर के संक्षिप्त रूप अर्थात समस्त पद हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों 2 प्रकार के चित्र देखे थे और उनके नीचे शब्द लिखे हुए थे। 7 ऋषियों का समूह जिसको सप्तऋषि कहा जाता है और रसोई के लिए घर जिसको रसोई घर कहा जाता है। ये क्या है? बहुत सारे शब्दों के एक संक्षिप्त रूप है, एक छोटा रूप है और इसको हम समस्त पद कहते हैं। तो जो परिभाषा है बच्चों वो समास की वो है जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो इस शब्द रचना विधि को समास कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम मिला देते हैं, एक नए शब्द की रचना कर देते हैं तो यही विधि समास है। शब्दों का यहाँ पर मेल होता है, शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है। यह भी जानी, पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जो समास में जो अलग अलग पद आते हैं ना, पहले वाले को हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरे वाले को कहेंगे उत्तर पद। पूर्व पद तथा उत्तर पद के मेल से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जो पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि जो 2 शब्द हैं या 2 से अधिक शब्द हैं उनको जब मिलाकर हम नए शब्द की रचना करते हैं तो वो समस्त पद या फिर सामासिक पद कहलाता है। समास बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। बीच की विभक्तियों से हमारा तात्पर्य है कि जैसे का, के, की, को, ये सारी कुछ भी आए, के लिए, में, पर, ये सब आए तो इन सब का लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं वाले जो चिन्ह होते हैं। अब आता है समास विग्रह। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब हमने जैसे मिलाया था, पदों को मिलाया था, जब हम उसको फिर से अलग अलग करके लिखते तो ये हो जाएगा समास विग्रह, मतलब समास को तोड़ना। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समस्त पद समास विग्रह, ठीक है, देखते हैं। भाई बहन, भाई और बहन। समस्त पद क्या है? आजन्म और समास विग्रह जन्म से लेकर। अब आते हैं समास के भेद, यानी कि जो हमारे समास है वो कितने प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के समास है। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययभाव समास। ये 6 भेद हैं। सबसे पहला हमारा समास है तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे मतलब बच्चों तालिका के माध्यम से समझते हैं समस्त पद समास विग्रह। मतलब जहां पर पहला पद यानी कि इसमें देश, एक जैसे समस्त पद है देशभक्ति, तो पहला पद क्या हो गया? पूर्व पद क्या है? देश, और भक्ति क्या? उत्तर पद। तो ये जो भक्ति है इसका ज्यादा महत्व है, ये प्रधान है। और दूसरा गौण है, जैसे देश के लिए भक्ति, भक्ति महत्वपूर्ण, ठीक है। वनवास में वनवास में वन में वास, लक्ष्यहीन में लक्ष्य से हीन, इसका विग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा तत्पुरुष समास। अब आता है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे मतलब पूर्व पद तो होगा विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला होगा और दूसरा पद होगा संज्ञा, विशेष्य होगा, ठीक है। तो वहां पर होता है कर्मधारय समास। तो देखते हैं तालिका के माध्यम से समस्त पद समास विग्रह। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो पहला पद क्या है? महान, विशेषण है, और आत्मा क्या है? संज्ञा है। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला क्या है? विशेषण, और गगन क्या हो गया? हमारा विशेष्य। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमुख, चंद्रमा क्या हो गया? विशेषण, और मुख क्या हो गया? संज्ञा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो और ये दोनों मिलकर तीसरे प्रधान पद की ओर संकेत करें वहां बहुव्रीहि समास होता है। मतलब 2 पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों का ही महत्व नहीं होता बल्कि ये दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे को प्रधान बनाने का कार्य करते हैं। पढ़ते हैं उदाहरण के माध्यम से समस्त पद समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह। गजानन,
गज जैसा आनन है जिसका अर्थात गणेश। तो यहाँ पर गज और आनन दो शब्द आए हैं, पूर्व पद उत्तर पद, लेकिन ये तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे हैं जो कि है गणेश। जो अपना अर्थ न बताकर तीसरे पद की ओर संकेत करें वही बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दो शब्द कौन से हैं? नीला और कंठ, लेकिन ये तीसरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, शिव की तरफ, तो ये बहुव्रीहि हो गया। जो चतुर्भुज है ना, उसमें क्या होगा? विग्रह चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थार्थ, लेकिन यहाँ पर एक गलती है, यहाँ ब्रह्मा नहीं आएगा। चार भुजाएं जिसकी, ब्रह्मा जी की नहीं होती चार भुजाएं, ये होती है विष्णु भगवान की, तो यहाँ जाएगा विष्णु अर्थात विष्णु। ठीक है, तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो समास है वो है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान ना हो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे मतलब ना तो पहला वाला पद प्रधान है ना दूसरा वाला, दोनों समान रहते हैं द्वंद्व समास में। तो देखते हैं उदाहरण। समस्तपद समास विग्रह, जीवन मरण, तो दोनों ही समान है, जीवन और मरण। अगला है हमारा अन जल, अन और जल, खरा खोटा, खरा और खोटा। और इसमें एक विशेषता होती है समास में, एक छोटा सा जो चिन्ह लगा होता है समस्त पदों में, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसके स्थान पर और आ जाता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास का पूर्वपद संख्या वाचक विशेषण व उत्तर पद विशेष्य हो वहां द्विगु समास होता है। तो समास में क्या होता है कि जो पहला जो पद होता है, पूर्व पद जो होता है, वो एक संख्या वाचक विशेषण होता है, यानी कि संख्या बताता है, और दूसरा वाला विशेष्य होता है। देखते हैं तालिका के माध्यम से। समस्त पद समास विग्रह, त्रिलोक, तो पहला क्या है पद? त्रि, तो तीन लोकों का समूह। किसकी बता रहा है विशेषता? संख्या बता रहे, संख्या रूपी विशेषता को बता रहा है। किसकी? लोकों की, कि तीन लोक है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, तो संख्या 9 रत्नों की। दोपहर, दो पहरों का समाहार, दो पहरों, दो संख्या को बता रहा है, इसकी पहरों की संख्या को बता रहा है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा अव्यय भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो वहां अव्यय भाव समास होता है। इसमें दोनों पदों से मिलकर बनने वाला समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है, जैसे प्रति, जमा, दिन, प्रतिदिन। तो बच्चों जो हमारा अव्यय भाव समास है उसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय हम किसे कहते हैं? अविकारी शब्दों को कहते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और जब ये दोनों पद आपस में मिल जाते हैं तो अव्यय की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे प्रति, जमा, दिन, प्रतिदिन बन गया, तो प्रतिदिन एक अव्यय है। ठीक है। समस्त पद समास विग्रह, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन भर। तो यहाँ पर यथा, प्रति और आ ये तीनों ही अव्यय हैं, अविकारी शब्द है, और इनके साथ जब शक्ति, दिन और वन, जीवन मिला तो ये भी अव्यय शब्द बन गए हैं। हमने जो भी सीखा है दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। दो या दो से ज्यादा शब्द दिए गए होते हैं, उनको हम छोटे रूप में कर देते हैं, एक नए शब्द की रचना कर देते हैं, यही समास है। जब समस्त पद के पदों को पृथक पृथक करके लिखा जाता है तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो जो समस्त पद में पद आए जब हम उनको फिर से अलग अलग करके लिख दे तो वो समास विग्रह होता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु तथा अव्ययीभाव समास। ये इसके 6 भेद है। हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो वहां होता है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तो वहां होता है तत्पुरुष समास। गृह प्रवेश का समास विग्रह होगा। गृह में प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश, गृह का प्रवेश, गृह से प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण व उत्तर पद विशेष्य हो वहां होता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तो वहां होता है द्विगु समास। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं अधूरे, उचित शब्दों से इन्हें भरना है। करते हैं। समास से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद या फिर सामासिक पद कहलाता है। नेक्स्ट है समस्त पद को क्या कहते हैं हम? सामासिक, सामासिक पद भी कहते हैं। समस्त पद में 2
पद होते हैं। वनवास, वनवास में कौन सा समास है बच्चों? ये है तत्पुरुष समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण होता है, संख्या बताता है, संख्या रूपी विशेषता को बताता है। नेक्स्ट है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है वाक्यों को। करते हैं। समस्त पद का पहला पद उत्तर पद कहलाता है, नहीं पूर्व पद कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। बहुव्रीहि समास में दोनों पद समान होते हैं, नहीं, ये तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही। समास बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये भी सही है। दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर समासिक पद दिए गए, समस्त पद दिए गए, इनको हमें अलग अलग करके लिखना है। करते हैं। लोकप्रिय, तो आ जाएगा लोक में प्रिय। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ शिव। नेक्स्ट है सिर दर्द, सिर में दर्द। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राजा रंक, तो राजा और रंक। प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष। इसके बाद हमारा अगला है यथासंभव, इसका विग्रह होगा जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो। देश रत्न, देश का रत्न। नेक्स्ट है पाठशाला, पाठशाला। उसके बाद है राजपुत्र, फिर है वनवास, फिर है गजानन, महात्मा, अंजल, चंद्रमुख और दोपहर। इनका विग्रह आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है दिए गए समास विग्रहों के समस्त पद बनाकर उनके भेद लिखिए। जो विग्रह है उसका हमें समास बनाना है, समस्त पद बनाना है और फिर भेद भी लिखना है। पहला है इज्जत के साथ, इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये बच्चों। फिर है महा है जो देव, तो क्या आ जाएगा? महादेव। और महान है जो देव, तो ये हो गया हमारा महादेव। और ये है किसका? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। राजा की पुत्री क्या हो जाएगा? राजपुत्री। ये तत्पुरुष है, तत्पुरुष हो गया। अनाथों के लिए आलय, अनाथालय, ये भी हमारा तत्पुरुष का ही उदाहरण है। इसके बाद अगला है पीले है अंबर, जिसके और 9 रात्रियों का समूह। इन दोनों का आप खुद समस्त पद बनाकर लिख लेंगे भेद का नाम। अगला हमारा प्रश्न, दिए गए वाक्यों में सामासिक शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें रेखा खींचनी है। करते हैं। मम्मी रसोई घर में खाना पका रही हैं, तो सामासिक पद है क्या है? रसोई घर। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, तो हो गया नवरत्नों। यथा संभव दूसरों की सहायता करो, यथा संभव। मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं, दादा दादी। तात्या टोपे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति बने, तो सेनापति। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से समास के विषय में जाना कि समास ऐसे शब्दों को कहा जाता है, समासिक पद ऐसे शब्दों को कहा जाता है जब हम बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त रूप, एक नया शब्द बना देते हैं। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर दोहरा लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।